हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 क्या है ये चैप्टर? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर का ना पूरे के पूरे सिक्योरिटी लॉ में बेस है। इस चैप्टर का हर जगह जगह यूज होगा। तो इसको मैं अभी बुक से स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में वर्क कैसे करता है, इंडिया में कितने डिपॉजिटरीज हैं, उन सबके बारे में मैं बात करता हूं। ठीक है, देखो 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 हमारे इंडिया में मान लो, पहले लिख लो डिपॉजिटरी होता क्या है, सुनना बड़े ध्यान से। डिपॉजिटरी क्या होता है, लिखो, डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ बैंक। kind of bank in which shares are kept in electronic form, in which shares are kept in electronic form instead of money, instead of money। तो डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह है जहां पे आप शेयर्स रखते हो। जैसे नॉर्मल बैंक में तो आप क्या रखते हो, पैसे रखते हो। डिपॉजिटरी के अंदर आप, वो भी एक बैंक है लेकिन यहां पे आप पैसे नहीं रखते हैं, आप क्या रखते हो, शेयर्स रखते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ मनी, इंस्टेड ऑफ मनी। शेयर्स बोल लो या सिक्योरिटीज बोल लो, सिक्योरिटीज बोलना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है, उसमें शेयर डिवेंचर सब कुछ आ जाएगा। इन विच सिक्योरिटीज आर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ मनी, इंस्टेड ऑफ मनी। अब ये कैसे वर्क करता है, बड़े ध्यान से सुनना, कैसे काम होता है, ध्यान से सुनना। मान लो आप हो और मान लो मैं हूं। जैसे हम लोगों को पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जब ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग ये सब नहीं होता था, तो नेट बैंकिंग वगैरह नहीं होता, तो हम लोग क्या होता था कि जैसे शेयर, वो पैसे लेने होते थे किसी को, तो पैसे अगर भिजवाने होते थे तो क्या होता था, या तो कोई बंदा देने जाता था, या हम मनी ऑर्डर भिजवाते थे, या हम पोस्ट के थ्रू पैसे भिजवाते थे। ऐसा थोड़ी है कि आज बैठे बैठे आज तुमने यहां से ट्रांसफर हमारे 10,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होगा, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होगा। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। जब ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का सिस्टम नहीं होता था, तो पहले आपको या तो खुद उस बंदे को, मान लो आप दिल्ली में, आपको किसी बंदे को पंजाब में पैसे भिजवाने हैं, तो आपको खुद देने जाने पड़ते थे, है ना, या आप पोस्ट के थ्रू भिजवाते थे, मनी ऑर्डर के थ्रू भिजवाते थे, इस तरीके से काम होता था। फिर लेटर ऑन टेक्नोलॉजी बदली, टेक्नोलॉजी आई, जमाना बदला, उसके अंदर फिर उन लोगों ने नेट बैंकिंग का सिस्टम आया कि उसमें क्या है कि अब आपको जाना नहीं पड़ता, है ना। आप क्या करते हो, इधर से सामने वाले का अकाउंट नंबर डालते हो, इधर से आप पैसे डेबिट, आपकी तरफ से जैसे डालते इधर ट्रांसफर करते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, बैठे बैठे घर में काम हो जाता है ना। तो और आपको पैसे क्या होता है कि आपके पास ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, आपके पास अपडेट हो जाता है कि आपके पास अकाउंट में पहले इतने पैसे थे, अब डेबिट कितने गए हैं और सामने वाले के पास चले गए हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है कि पहले जमाने में जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते थे तो खैर फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदते थे। पहले क्या होता था, अर्लियर सिस्टम क्या होता था और आपका सिस्टम होता है, मैं बताऊंगा तब आप ज्यादा बेटर समझ आएगा। अर्लियर सिस्टम क्या होता है, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, पहले और अब में फर्क क्या है। जैसे आप पहले पैसे क्या करते थे, फिजिकली देने आते, लेकिन आजकल आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हो, आप अपने आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। सिमिलरली आज की डेट में जब आप स्टॉक मार्केट वगैरह से शेयर खरीदते हो, आप स्टॉक मार्केट से जब आप शेयर खरीदते हो, तो जब आप शेयर खरीदते हो, आपने देखा होगा कि वह शेयर आपके हाथ में नहीं आते हैं, आपको पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आपने देखा होगा पहले क्या खुलता है, डीमैट अकाउंट खुलता है। और आपका वो डीमैट अकाउंट ये डिपॉजिटरी लोग ही खोलते हैं, वो कैसे खोलते हैं भी बताऊंगा। तो आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, जैसे आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, जस्ट लाइक आपके बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे आपके बैंक में पैसे डलते हैं, इस अकाउंट में आपके शेयर डलते हैं, तो इस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर चले जाएंगे। आप जैसे मान लो अगर आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर परचेस करे, तो जैसे आपने 1000 शेयर परचेस करे तो आपके इस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो शेयर्स इस अकाउंट में आ जाएंगे। आप कल को शेयर्स को किसी और को बेचते हो तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जस्ट लाइक वैसे ही होगा जैसे पैसा ट्रांसफर करते थे। पहले क्या करते थे पैसा ट्रांसफर करने के लिए, पहले जैसे आज के डेट में पैसा ट्रांसफर कैसे करते हो, यहां से अपने बैंक डिटेल डाली, आपके अकाउंट से डेबिट होगा, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। सेम ऐसे डीमैट अकाउंट के अंदर होता है कि अगर आप किसी को शेयर बेचना चाहते हो तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। उसके लिए वैसे नॉर्मल पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है।
है ना, शेयर्स को सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए। और वो डीमैट अकाउंट कौन खुलवाते हैं? डिपॉजिटरी खुलवाते हैं, है ना, डिपॉजिटरी के कंट्रोल में खुलता है वो। और वो डिपॉजिटरी डायरेक्ट नहीं खोलता, वो थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खोलता है। अभी वो क्या है मैं बताऊंगा। तो ले देखिए, अभी जो हमने समझा कि डिपॉजिटरी एक काइंड ऑफ बैंक है ना। वो बैंक कैसे है? जहां पे आप यहां पे आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, इन विच सिक्योरिटीज आर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहां पे आप पैसे नहीं रखते, क्या रखते हैं? सिक्योरिटी, शेयर डिवेंचर रखते हैं इस अकाउंट के अंदर इंस्टेड ऑफ मनी। तो पैसे नहीं रखते, इंस्टेड ऑफ मनी की जगह आप क्या रखते हैं? सिक्योरिटी रखते हो। और किसी को अगर आपने शेयर वगैरह ट्रांसफर करने, तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, सामने वाले के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, जिसको आप बेचोगे। तो पहले क्या सिस्टम होता था कि जैसे अगर आपको अर्लियर सिस्टम में क्या होता था, जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो अर्लियर सिस्टम में क्या होता था, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं। मान लो मिस्टर ए के पास एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं। तो कंपनी क्या करती थी? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाती थी। क्या करती थी? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाती थी, जिसके अंदर मेंबर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर। जिसमें कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है उसकी डिटेल आती है, उसका नाम आता है, उसके नाम के आगे उसके शेयर आते हैं, और उसके वो कितने अमाउंट के हैं वो शेयर्स वो होते थे। मान लो ये 100 शेयर एट ₹10 ईच थे, 10 ईच के थे, तो इसका मतलब ये 100 शेयर कितने के हो गए? 1000 रुपए के हो गए, ₹1000 के हो गए। तो जब ये मिस्टर ए अपने शेयर मिस्टर बी को ट्रांसफर करेगा, जब ये मिस्टर ए अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर करेगा, तो पहले की तरह, मैं पहले अर्लियर सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये जब फिजिकल शेयर्स का सिस्टम होता था, किसकी बात करें? फिजिकल शेयर्स की। आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेडिंग में तो ये सिस्टम नहीं चलता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के केस में आज भी ऐसा चलता है। फिजिकल शेयर्स ऐसा नहीं कि खत्म हो चुके हैं, प्राइवेट कंपनीज के केस में आज भी फिजिकल शेयर का कंसेप्ट ही है, लेकिन पब्लिक कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस के अंदर अब डीमैट सिस्टम चलता है। अभी जो प्रॉपर डीमैट की बात कर रहा था मैं, तो पहले आप फिजिकल शेयर अगर आपके पास होते थे तो क्या होता था कि जैसे मान लो मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड के 100 शेयर ले रखे हैं, तो कंपनी क्या करती थी कि इसको 100 शेयर दे देगी ₹10 वाले, और इसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। इसके नाम पे क्या इशू करेगी? शेयर सर्टिफिकेट्स। उन शेयर सर्टिफिकेट से ये प्रूव होता था कि भाई ये वाला बंदा मालिक है। उन शेयर सर्टिफिकेट्स पे ए का नाम लिखा होता था, उसके नीचे शेयर्स लिखे होते थे, उसके आगे उसका अमाउंट लिखा होता था, ये सब लिखा होता था शेयर सर्टिफिकेट पे। एंड कल को अगर वो ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर करेगा, तो उसके लिए एक शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी, उसके लिए अपनी एक शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी। और शेयर ट्रांसफर डीड साइन होने के बाद ए उसमें ये लिखेगा कि मैं अपने सारे के सारे शेयर मान लो बी को बेच रहा हूं। तो उसके बाद क्या होगा कि वो बी जो है वो शेयर ट्रांसफर डीड कंपनी को सबमिट करता था। कंपनी को जब वो शेयर ट्रांसफर डीड सबमिट करता था, शेयर ट्रांसफर, उसके बाद कंपनी क्या करती थी? ए का नाम रिकॉर्ड से काट देती थी, बी का नाम रिकॉर्ड में चढ़ा देती थी। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर से मान लो अगर मिस्टर ए का नाम है तो वो कट जाएगा, और मिस्टर बी का नाम ऐड हो जाएगा, मिस्टर बी का नाम ऐड हो जाएगा, है ना। और जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह मिस्टर बी के नाम के न्यू शेयर सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे कि भाई शेयर्स का मालिक कौन है? बी है। तो पहले ये सब प्रोसेस चलता था शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, फिजिकल शेयर्स के टाइम पे। आज भी प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये सब सिस्टम चलता ही है कि पहले आपके नाम पे शेयर है, आपका कंपनी के रिकॉर्ड में नाम जाएगा, है ना, कंपनी के रिकॉर्ड में आपका नाम जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप ही शेयर खरीद रहे हो, तो उसके बाद आप अगर किसी को बेचते हो तो आप एक शेयर ट्रांसफर डीड साइन करोगे। उसके बाद आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड से कटेगा, सामने वाले का नाम चढ़ेगा, आपको जो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए गए थे वो वाले कैंसिल होंगे, सामने वाले को नए शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होंगे। ये पहले सारा सिस्टम चलता था। आज भी प्राइवेट कंपनीज के केस में तो ये सिस्टम चलता है आज भी, लेकिन पब्लिक कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में ये सिस्टम नहीं चलता। लिस्टेड कंपनी में कैसे होता है आज की डेट में सारा समझना। एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक कंसेप्ट होता है बेनिफिशियल ओनर। एक कंसेप्ट क्या होता है? रजिस्टर्ड ओनर, और एक कंसेप्ट होता है बेनिफिशियल ओनर। जैसे पहले वाले केस में क्या होता था पुराने जमाने में, मतलब अभी भी प्राइवेट कंपनी के केस में तो होता है, जैसे अगर ए ने शेयर खरीदे हैं, ए ने अगर एक्स लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं और फिजिकल शेयर खरीदे जैसे पहले होते थे, तो ए जो है वो कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड ओनर भी था, मतलब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर किसका नाम था? ए का था, तो रजिस्टर्ड ओनर भी था, प्लस बेनिफिशियल ओनर भी था। बेनिफिशियल ओनर का मतलब है कि सारा बेनिफिट उन शेयर्स के ऊपर, जो भी बेनिफिट मिलना है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट मिलते हैं, वो सब भी किसको मिलते थे? ए को मिलते थे। तो पहले जो बंदा शेयर खरीदता था फिजिकल शेयर्स के टाइम पे, वो रजिस्टर्ड ओनर भी होता था और बेनिफिशियल ओनर भी होता था, कि कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड मेंबर में उसका नाम है तो वो रजिस्टर्ड ओनर भी है। प्लस अल्टीमेटली सारा उस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, वोटिंग जो भी सब मिलता है वो सारा बेनिफिट भी ए को ही मिल रहा है, तो वो बेनिफिशियल ओनर भी है। पहले सब कुछ उसी को अधिकार मिलता था, है ना। और अगर कल को अगर ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर करेगा,
तो उस केस के अंदर क्या होगा, रजिस्टर्ड ओनर बेनिफिशियल ओनर से की जगह ए का नाम कट जाएगा, बी का चढ़ जाएगा। तो रजिस्टर्ड ओनर कौन बन जाएगा, बी, क्योंकि बी ने शेयर खरीदे हैं, और अल्टीमेटली सारा उन शेयर्स का बेनिफिट भी अब बी को मिला करेगा डिविडेंड वोटिंग का, तो बेनिफिशियल ओनर भी कौन है, बी। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ना थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आज के डेट में कंसेप्ट डिफरेंट होता है। रजिस्टर्ड बेनिफिशियल ओनर में क्या होता है कि जैसे मान लो आज की डेट के अंदर अगर एक एक्स लिमिटेड कंपनी है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। और मान लो अगर मिस्टर ए है, वो इस कंपनी के 100 शेयर्स परचेस करना चाहता है, 100 शेयर परचेस करना चाहता है, तो लॉ कहता है कि आप डायरेक्टली परचेस कर ही नहीं सकते। जैसे पहले आप मुंह उठाकर चले जाते थे, उस कंपनी के अंदर फिजिकल शेयर ले लेते थे, अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा। लॉ कहता है अगर आपको इस कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं तो आप थ्रू डिपॉजिटरी खरीदोगे। कैसे खरीदोगे, थ्रू डिपॉजिटरी खरीदोगे, क्योंकि आपको जो आज की डेट में शेयर्स मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे, फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेंगे लिस्टेड कंपनी के, क्योंकि ट्रेडिंग करना आसान हो गया ना उससे। पहले की तरह फिजिकल शेयर है, तुम खुद सोचो, एक का नाम कटेगा, दूसरे का चढ़ेगा, कितना लंबा प्रोसेस है, शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी। आज के तुम देखते हो दिन के अंदर कितने हजारों करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन होती है। बंदा रोज खरीदता है, सुबह खरीदता है, शाम को बेचता है ना, आज खरीद रहा है, कल बेच रहा है। आजकल तो इतनी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होती है। फिजिकल शेयर का अगर जमाना होता तो कंपनी पागल हो जाती, रोज एंट्री डाल के इसका नाम काट रहे हैं, उसका चढ़ा रहे हैं, इसका डाल रहे हैं, उसका चढ़ा रहे हैं। तो अभी सिस्टम ही खत्म कर दिया। ऑनलाइन शेयर्स की ट्रेडिंग के अंदर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप लिस्टेड शेयर्स खरीदना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड कंपनी शेयर खरीदना चाहते हो आज के डेट के अंदर, तो आपको जो शेयर खरीदोगे वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको ट्रेडिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट पे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स लेना पड़ेंगे आपको। कैसे लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स लेने पड़ेंगे थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम। थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम तो लॉ कहता है अगर आपको शेयर्स खरीदने लिस्टेड कंपनी के तो आपको थ्रू डिपॉजिटरी लेने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट नहीं आओ, किसके थ्रू आओ, थ्रू डिपॉजिटरी आओ। किसके थ्रू आओ, डिपॉजिटरी के थ्रू आओ। अब ये डिपॉजिटरी के थ्रू कैसे काम चलता है, सारा कैसे चलता है कि अगर मान लो मिस्टर ए को 100 शेयर खरीदने हैं, तो मिस्टर ए को जो 100 शेयर खरीदने हैं ना इस एक्स लिमिटेड के, तो ये जाएगा अपने डिपॉजिटरी के पास। ऑल्दो वैसे ना ये डिपॉजिटरी के पास नहीं जाता, मैं तुम्हें बता देता हूं। डिपॉजिटरी के नीचे ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डिपॉजिटरी है जस्ट लाइक एक सेंट्रल बैंक है। ये क्या है, सेंट्रल बैंक है। डिपॉजिटरी क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। इसके नीचे ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कौन होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपीज बोलते हैं इनको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीपीज बोलते हैं इनको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, शॉर्ट में डीपी बोलते हैं। आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लॉ कहता है कि अगर आज के दिन में आपको शेयर्स खरीदने लिस्टेड कंपनी के, आपको डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीदने पड़ेंगे। डीमेट अकाउंट खोलना मैंडेटरी है, और डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी वाले खोलते हैं। और आप डिपॉजिटरी आपसे डायरेक्ट कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं करता, डिपॉजिटरी आपसे कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं करता। आपको जो पब्लिक डीलिंग कौन करता है, आपके साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। ये कौन होते हैं, जैसे डिपॉजिटरी प्रिंसिपल है, डिपॉजिटरी कौन है, प्रिंसिपल। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये एजेंट होते हैं। इसी डिपॉजिटरी के क्या होते हैं, ये एजेंट होते हैं। तो आप जो डीलिंग करते हो ना वो डिपॉजिटरी से नहीं करते, किससे करते हो, पब्लिक डीलिंग किसके साथ होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ होती है। और ये इंडिया में बहुत सारे हैं, आपने कभी नाम भी सुने होंगे। आपको जब डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है अपना, तो आपने कभी नाम सुना होगा। आजकल तो बहुत सारे हैं, अपस्टॉक्स है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जीरोधा है, जीरोधा। आपने डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, आपने बहुत सारे लोग आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर स्टॉक मार्केट पैसा लगाते हो, तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, तो आप लोग देखते हो आप जीरोधा के पास से डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। अप स्टॉक के पास से आजकल ये लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं आपका। इसके अलावा आईसीआईसीआई वालों का अपना है ना, एचडीएफसी बैंक वालों का भी है ना, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज के नाम से भी है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो आपका डीमेट अकाउंट खोलते हैं। कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज के नाम से भी है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं, एक मास्टर कैपिटल के नाम से भी है, मास्टर कैपिटल। तो ये बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एटसेट्रा। तो आपको अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है ना, तो सबसे पहले अगर मिस्टर ए रिलायंस के या एक्स लिमिटेड के, मान लो लिस्टेड कंपनी स्टॉक मार्केट में, इसके शेयर खरीदना चाहता है, पहले इसको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो होगा क्या, इसको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, इनमें से किसी एक के पास, और इनको बोलेगा कि मेरा क्या कर दो, डीमेट अकाउंट ओपन कर दो, क्योंकि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं, डीमेट अकाउंट ओपन कर दो। ये लोग आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे, है ना। और आजकल तो ये लोग ही क्या करते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला तो बैंक अकाउंट भी यही खुलवा देते हैं। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बात ही खत्म हो गई। अगर बैंक अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट को इस डीमेट अकाउंट से लिंक कर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट को डीमेट अकाउंट से क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। प्लस में आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, शेयर खरीदोगे कहां से, बैंक से। तो डीमेट अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट भी खुलेगा,
कुछ लोग आजकल ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप पे बैंक अकाउंट नहीं है तो ये लोग, जैसे मान लो आप आईसीआईसी वालों से डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो, तो आईसीआईसी वाले अपने पास ही बैंक अकाउंट भी खुलवा देते हैं, अपने पास ही डीमैट अकाउंट भी खुलवा देते हैं, दोनों को लिंक कर देते हैं। और अदरवाइज अगर आपका अपना कोई बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो आप अपने डीमैट अकाउंट से उसको लिंक कर सकते हो, क्योंकि अगर कल को आप शेयर परचेज करोगे या बेचोगे तो पैसे का लेन देन भी होगा, तो वो सारा इस बैंक अकाउंट के थ्रू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं तो आप डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदते हो, डायरेक्ट नहीं खरीदते। तो होगा क्या कि आप पहले डीमैट अकाउंट से यहां से ओपन करवाओगे, आप इनके पास से जाकर डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, आपका डीमैट अकाउंट इनके पास खुल गया। अब अगर मान लो आपको इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, अपने डीमैट अकाउंट वालों को बोलोगे कि हमको 100 शेयर खरीदने हैं। वैसे ये तो मैं बोल रहा हूं बोलोगे, आजकल तो क्या होता है ऑनलाइन ही सिस्टम होता है, उसमें फीड कर दो कि मेरे को 100 शेयर खरीदने हैं अपने डीमैट अकाउंट से, और वो ऑटोमेटिक आपके पंच हो जाएंगे और ऑटोमेटिक वो सारी चीजें अपने आप इंटीमेट होती जाएंगी। तो आपके डीमैट अकाउंट वाले क्या करेंगे, आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वाले डिपॉजिटरी को रिकॉर्ड में मेंटेन करवाएंगे कि भाई इस बंदे ने इस कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं। डिपॉजिटरी क्या करेगा, क्योंकि आप इसको पैसा दे दोगे, डिपॉजिटरी क्या करेगा, आपके बिहाफ पे इस एक्स लिमिटेड के 100 शेयर खरीद लेगा। डिपॉजिटरी क्या करेगा, आपके बिहाफ पे इस कंपनी के 100 शेयर खरीद लेगा, 100 शेयर्स खरीद लेगा। और ये कंपनी क्या करेगी, वो 100 शेयर्स अलॉट करेगी डिपॉजिटरी को, इसको अलॉट करेगी, वो 100 शेयर्स अलॉट करेगी डिपॉजिटरी को। और जैसे वो जो कंपनी के रिकॉर्ड में, कंपनी के पास से शेयर कौन खरीद रहा है, आप खरीद रहे हो, ये डिपॉजिटरी खरीद रहा है, कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी खरीद रहा है। डिपॉजिटरी खरीद रहा है तो इसका मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर आप नहीं बनोगे, कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर डिपॉजिटरी बनेगा। कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर कौन बनेगा, डिपॉजिटरी बनेगा। तो कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर डिपॉजिटरी बनेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ओनर। इसका रजिस्टर्ड होल्डर ये है, पैसा किसका है, इसका है, तो इसको हम रजिस्टर्ड होल्डर भी बोलते हैं कि रजिस्टर्ड होल्डर डिपॉजिटरी बनेगा कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर आज के टाइम पे। लेकिन अब क्या होगा, जैसे वो 100 शेयर खरीदेगा और कंपनी उसको अलॉट करेगी, वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा वो आपके, क्योंकि आपने खरीदा, अल्टीमेटली पैसा तो आपका था, वो तो आपके बिहाफ पे परचेज कर रहा था। क्योंकि आज के टाइम में आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर खरीदने हैं वो डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदने हैं, तो वो आपके बिहाफ पे परचेज कर रहा था, अल्टीमेटली वो आपके अकाउंट के डीमैट अकाउंट के अंदर 100 शेयर्स क्रेडिट करवा देगा। तो आपको ना, आपने जो 100 शेयर के पैसे थे आपको आपके शेयर मिल गए, और अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली अब शेयर्स आपके पास आ गए, तो उन शेयर्स के ऊपर जो भी बेनिफिट मिलना है आपके डीमैट अकाउंट में क्या होगा, वो 100 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और जो उन शेयर्स के ऊपर जो भी बेनिफिट मिलना है, लाइक डिविडेंड बेनिफिट, जो जो मिलना है, डिविडेंड, वोटिंग जो शेयर्स के ऊपर मिलती है, वो सब आप ही को मिलेगी, क्योंकि पैसा आपका है, वो सब आप ही को मिलेगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो मिस्टर ए है वो क्या बन जाएगा, बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेनिफिशियल। बेनिफिट आप ही को मिलेगा क्योंकि पैसा आपका है, लेकिन आप रजिस्टर्ड होल्डर नहीं कहलाओगे। रजिस्टर्ड ओनर कंपनी के रिकॉर्ड में कौन कहलाएगा, डिपॉजिटरी कहलाएगा। मगर अल्टीमेटली सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आप क्या कहलाओगे, आप बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे। आप क्या कहलाओगे, बेनिफिशियल ओनर। ये होगा क्या कि जैसे आपके नाम पे 100 शेयर अलॉट होंगे ना, तो डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड में क्या करेगा, जो उनके खुद के रिकॉर्ड होते हैं वो उसमें आपका नाम मेंटेन करेगा। डिपॉजिटरी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर वो मेंटेन करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसके अंदर वो आपका नाम डालेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा और उसके अंदर आपका नाम डाल देगा कि भाई मिस्टर ए ने हमारे पास से इस कंपनी के इतने शेयर लिए हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लो कल को मिस्टर ए अपने ये वाले 100 शेयर्स, मिस्टर बी को बेचता है, मिस्टर बी को सेल करता है, अगर मिस्टर ए अपने 100 शेयर मिस्टर बी को सेल करता है, और इसके पास भी डीमैट अकाउंट है, तो होगा पता है क्या, ये अपने डिपॉजिट, जब ये डीमैट अपने शेयर्स इसको बेचेगा, तो ये बायर है वो सेलर है, जब इसको अपने शेयर सेल करेगा तो ए के डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, और बी के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और ये सारा काम आपके डिपॉजिटरी मैनेज करेगा। तो जब आप बेचोगे तो एक बात सुनना पड़ेगा ध्यान से। जब आप बेचोगे ना, तो आपको शेयर ट्रांसफर डीड साइन करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के केस में, आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं आपके पास, तो यहां पे आपको शेयर ट्रांसफर डीड साइन करने की जरूरत नहीं है। उसका लॉजिक बताता हूं क्यों। जब आप पहले शेयर बेचते तो आपको शेयर ट्रांसफर डीड साइन करनी पड़ती है, यहां क्यों नहीं है। जब ए अपने शेयर बी के पास बेचेगा, तो यहां पे जब एक देखो, कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर आप हो या डिपॉजिटरी है, कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर डिपॉजिटरी है, आप नहीं हो। तो जब ए अपने शेयर बी को बेच रहा है, तो वो जो ए के जो 100 शेयर है, वो किसके रिकॉर्ड में लिखी हुई है बात, वो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लिखी हुई है। तो जब जो डिपॉजिटरी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, वहां से ए का नाम कट जाएगा और बी का नाम चढ़ जाएगा। लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में तो आज भी उन शेयर्स का मालिक कौन है, डिपॉजिटरी है। लेकिन डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड में उसको चेंज कर देगा, क्या
कि भाई ए ने हमारे थ्रू शेयर खरीदे लेकिन ए ने शेयर बी को बेच दिए, तो ए के अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, तो डिपॉजिटरी अपने रजिस्टर में चेंज कर लेगा, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में तो आज भी उनका मालिक कौन है? डिपॉजिटरी ही है। तो इसलिए शेयर ट्रांसफर डीड साइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में तो आज भी मालिक डिपॉजिटरी है, तो इसका मतलब कंपनी तो यही मानती है कि डिपॉजिटरी ने कोई शेयर बेचा ही नहीं किसी को। कंपनी बस वो फर्क क्या होगा कि अल्टीमेटली सारा मालिक तो यही था, ए ही था पहले यहाँ पे, वो तो ए के थ्रू पैसा लगा हुआ था, डिपॉजिटरी ने अपने नाम से खरीदे, तो डिपॉजिटरी अपने अपने नाम से थे ना, पैसा ए का था, तो बस होगा क्या कि ए का नाम कट जाएगा, बी का नाम चढ़ जाएगा डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में तो आज भी किसका नाम है? डिपॉजिटरी का ही नाम है। तो ये होता है पूरा डीमैट सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। और डिपॉजिटरी जो होता है वो खुद पब्लिक डीलिंग नहीं करता, आपको जो भी काम करना है आप पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके बिहाफ पे आगे किसको बोलेगा? डिपॉजिटरी को बोलेगा, और डिपॉजिटरी आगे पब्लिक से डीलिंग करेगा। सेम ऐसे ही कल को आप शेयर बेचोगे तो आप अपने पास से आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बताओगे, आपका नाम कटवा देगा, उसका नाम चढ़वा देगा, वो सारा काम इधर से चलता जाएगा। उसमें आपके कंपनी के रिकॉर्ड में तो फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी के रिकॉर्ड में तो मालिक कौन है? आज भी डिपॉजिटरी ही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट। और इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, इंडिया के अंदर पूरे इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, पूरे इंडिया में डिपॉजिटरी 2 ही है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक है एनएसडीएल एंड एक है सीडीएसएल, 2 ही हैं। और डिपॉजिटरी पार्टीज के अंदर मैंने तुम्हारे को बड़े सारे एग्जांपल दे दिए। तो पहले क्या होता था, आपको समझ आ गया कि ए अपने शेयर बी को बेचता था, तो पहले नॉर्मल फिजिकल शेयर कंसेप्ट होता था, तो उसके अंदर आपको ए का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में वही रजिस्टर होना, वही बेनिफिशियल अपने शेयर बेचेगा तो शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी, ए का नाम कटेगा, बी का चढ़ेगा, है ना, और ए के जो शेयर सर्टिफिकेट अलॉट हुए थे वो यहां से कैंसिल होंगे, बी के नाम के नए बनेंगे, इतना लंबा प्रोसेस चलता था। आज की डेट में जब आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर खरीदना तो आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू खुलवाने पड़ते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाने आपको डिपॉजिटरी सिस्टम से शेयर लेने पड़ते हैं, डीमैट सिस्टम से लेने पड़ते हैं। डीमैट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर लेने आपको, डीमैट फॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो डीमैट अकाउंट बना डीमैट से, और डीमैट फॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज के डेट में आपको कौन से शेयर लेने पड़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेने पड़ते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप शेयर किसके थ्रू लोगे? हमेशा डिपॉजिटरी के थ्रू लोगे। लेकिन आप डिपॉजिटरी के पास डायरेक्टली नहीं जाओगे, आपसे डिपॉजिटरी पब्लिक डीलिंग नहीं करता, आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। और डिपॉजिटरी इसका मतलब डिपॉजिटरी प्रिंसिपल है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो बहुत सारे इंडिया में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बहुत सारे, मैंने तुम्हें एग्जांपल लेके बता दिया, लेकिन इंडिया में डिपॉजिटरी खाली 2 ही हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। आपको ये भी बात समझ आ गई है ना? अच्छा, एक चीज और कि जब आप शेयर्स खरीदते हो तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि आज के दिन में आप डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदते हो तो कंपनी के आप तो क्या बोलोगे? आप तो 100 शेयर के पैसे किसको दोगे? डीमैट अकाउंट के थ्रू दिलवाओगे पैसे, और यहां से वो जाएंगे, डेबिट होंगे आपके पास से। तो वो जब आपके पास से डेबिट होंगे और ये लोग आपके क्या करेंगे? यहां से आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करेंगे किसको? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी आपके बिहाफ पे वहां से शेयर खरीदेगा, कंपनी शेयर डिपॉजिटरी को अलॉट कर देगी, तो कंपनी के रिकॉर्ड में मालिक डिपॉजिटरी बन जाएगा, और डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड में आपको मालिक बना लेगा कि हाँ भाई आपने हमारे थ्रू 100 शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के, किस कंपनी के? एक्स लिमिटेड के, तो अपने रिकॉर्ड में वो डाल देगा। और क्यों? अल्टीमेटली फिर उन शेयर्स का सारा बेनिफिट आप ही को मिलेगा, तो अल्टीमेटली उन शेयर्स का सारा बेनिफिट डिविडेंड वोटिंग का सारा आप ही को मिलेगा। तो इसलिए बेनिफिशियल ओनर आप हो, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होल्डर कौन है? डिपॉजिटरी है। और रजिस्टर्ड होल्डर डिपॉजिटरी आपके नाम पे 100 शेयर खरीदे हैं, तो आपने कल को अगर वो शेयर बेचोगे तो शेयर तो डिपॉजिटरी के नाम पे है ही है, तो आप शेयर बेचोगे तो अब कल को मान लो बी को बेचते हो, तो बी के फायदा क्या होगा कि आपके अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से शेयर डेबिट होकर बी के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, है ना वो शेयर्स। लेकिन अल्टीमेटली वो तो डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड में चेंज करेगा, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी के रिकॉर्ड में तो आज भी उसका मालिक कौन है? डिपॉजिटरी ही है। और ये पूरा जो सिस्टम चलता है ये डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू चलता है। ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे ऊपर आरबीआई होता है नॉर्मल बैंक, ये हमारा सेंट्रल बैंक है आपको पता है, और इसके नीचे बड़े सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इसके नीचे क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो आपसे आरबीआई पब्लिक डीलिंग नहीं करता, आपसे पब्लिक डीलिंग कौन करते हैं? कमर्शियल बैंक करते हैं। तो कमर्शियल बैंक वैसे एजेंट है आरबीआई के, जो भी आरबीआई कहता है वही करते हैं, लेकिन ये सेंट्रल बैंक है, ये सारे कमर्शियल बैंक है। जैसा लाइक ऐसे ही है, डिपॉजिटरी एक सेंट्रल बैंक है जहां पे आप पैसा रखते हो, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसके एजेंट्स हैं, है ना। और इंडिया में दो हैं डिपॉजिटरीज, मैंने तुम्हारे को बता ही दिया, एनएसडीएल सीडीएसएल। और इनके पास आपको जब भी शेयर खरीदना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू खुलवाने पड़ते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदने पड़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है मैं पूरा दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और ये देखो एनएसडीएल की वेबसाइट तुम्हें दिखा भी दो, डिपॉजिटरीज कौन कौन से इंडिया में दो। एनएसडीएल ये रहा, ये रही एनएसडीएल की वेबसाइट, ये रहा, ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये है जो आपके बिहाफ पे क्या करता है? शेयर्स खरीद के देता है। ये पूरा ये एनएसडीएल की वेबसाइट है,
है ना, ओपन डीमेट अकाउंट, ये आप उनकी वेबसाइट पे जा रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक क्या होगा कि आज के डेट में आप लोग जब जाते हो ना डीपी सर्विस सेंटर, इनके कितने डीपी हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको डीपी के पास ले जाएगा, है ना, डीमेट अकाउंट आपका वहां से खुलेगा। डीमेट अकाउंट ये खुलता है, सेम ऐसे आता है सीडीएसएल। ये सीडीएसएल की वेबसाइट है, ठीक है जी। ये दोनों कौन है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तुम्हारे से ना पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, पेपर में कई बार सिक्योरिटी लॉ में पूछ लेता है कि एनएसडीएल क्या है और सीडीएसएल क्या है, तो लिख लो, लिख लो क्या है, एनएसडीएल क्या है और सीडीएसएल क्या है। तो सीडीएसएल की फुल फॉर्म ये रही, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। कुछ लोग इसको सीडीएसएल बोलते हैं, कुछ लोग सीडीएसआईएल बोलते थे इंडिया की वजह से, लेकिन ज्यादातर सीडीएसएल ही होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। और आपको पता है डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी काइंड ऑफ बैंक है जहां पे शेयर्स रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। डीमेट अकाउंट खुलता है, और डीमेट अकाउंट डायरेक्टली नहीं खुलता, किसके थ्रू खुलता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू खुलता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और एनएसडीएल क्या है, ये फुल फॉर्म्स याद रखनी जरूरी है, सिक्योरिटी लॉ के पेपर में पूछी जाती हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इन्होंने देखो कितना काम आसान कर दिया हमारा, हमें स्टॉक मार्केट शेयर खरीदने हम डीमेट अकाउंट से खरीदते हैं, और साथ में बैंक अकाउंट लिंक होता है हमारा, तो हमारे ऑटोमेटिक सब चीज लिंक है ना आपस में। आप शेयर पंच करोगे डीमेट अकाउंट के थ्रू, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे, बीच में ब्रोकर भी इन्वॉल्व है। और इंडिया में जितने डिपॉजिटरी हैं ज्यादातर यही सारे ब्रोकर का भी काम कर रहे हैं, जीरोधा खुद ब्रोकर का भी काम कर रहा है, डिपॉजिटरी का भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है चीज रटना मत, कई बार क्या होता है ब्रोकर अलग होता है डिपॉजिटरी अलग होता है, लेकिन इंडिया में आज की डेट में मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं ये लोग, डिपॉजिटरी भी वही है, ब्रोकर भी वही है, सारा कुछ वही है। तो हमें लगता है सब कुछ एक ही बार में हो रहा है। आप क्या होगा जब आप देखो, जब आप शेयर खरीदते हो ना स्टॉक मार्केट में, तो आप ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, क्योंकि आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट है, हमें नहीं पता कि इधर से शेयर बेच रहे हैं उधर से खरीद रहे हैं, इधर हम बेच रहे हैं सामने वाला खरीदने वाला है, हम स्टॉक मार्केट पे जाके बेच रहे हैं, वो एक मार्केट है, बीच में हमारे शेयर ब्रोकर बिकवा रहा है, हमें नहीं पता बायर कौन है, बायर को नहीं पता सेलर कौन है, वो ब्रोकर बीच में बिकवा रहा है और अपनी कमीशन लेगा। आपके अकाउंट से शेयर डेबिट हो जाएंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और दोनों के अकाउंट से ब्रोकरेज कट जाएगी ब्रोकर की। तो ज्यादातर जो इंडिया में आईसीआईसी जीरोधा है ना, ये लोग खुद ही ब्रोकर का भी काम कर रहे हैं, खुद ही आपका डीमैट भी खुलवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सब कुछ उसी में मिक्स हो रहा है, लेकिन ये सारी सर्विसेज अलग है, ब्रोकर सर्विस अलग है, डीमैट सर्विसेज अलग है, बैंक अकाउंट सर्विस अलग है। अब क्या होता है कि आईसीआईसी वाले बैंक अकाउंट भी अपना ही खोल देते हैं, आपको लगता है सब कुछ एक ही में हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें डिफरेंट चल रही हैं। बैंक अकाउंट अलग चीज है, डीमैट अकाउंट अलग चीज है, ब्रोकरेज अलग चीज है, लेकिन ये सारी सर्विसेज एक ही छत के अंदर हो जाती हैं आज की डेट के अंदर। हमें इतना पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, हमें तो सिर्फ इतना पता होता है कि हम जाएंगे, हम जाकर बैंक अकाउंट खुलवाएंगे अगर। और आजकल तो ये लोग बड़े बड़े आईसीआईसी बैंक वाले तो क्या करते हैं कि बैंक भी यही खोल देते हैं, डीमैट भी यही खोलते हैं, ब्रोकरेज का काम भी यही करते हैं। तो हम शेयर परचेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये ब्रोकरेज भी खुद ही काट लेते हैं, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर डेबिट करके सामने वाले के क्रेडिट कर देते हैं, या आप खरीदते हो तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल लेते हैं, डेबिट क्रेडिट जो करना है सब कुछ यही कर देते हैं। तो आपको लग रहा होता है सब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो सब एक ही चीज हो रही है, लेकिन ये सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग डिवीजन में आती हैं। पहले सब अलग अलग होती थी, लेकिन समय बदलता गया तो सब चीजों को कंबाइन कर दिया गया और एक ही साथ लिंक कर दिया गया कि बंदे को ज्यादा परेशानी ना करनी पड़े, सब कुछ आपस में लिंक हो जाए। इसलिए आप देखो आजकल में, आज तक घर में बैठे बैठे आजकल तो लोग अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, पीछे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी, घर में बैठे बैठे डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, घर में बैठे बैठे डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, जीरोधा के थ्रू खुलवा लिया, वो बड़ी इजीली खुल जाता है। उसके बाद वहीं से बैठे बैठे शेयर परचेस कर रहे हो, उससे अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया, नॉर्मल बैंक अकाउंट को। तो आप खरीदोगे तो आप शेयर परचेस करोगे, आपके बैंक से डेबिट हो जाएंगे पैसे, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और जीरोधा अपनी कमीशन ले लेगा। तो 3 सर्विसेज हो गई यहाँ पे, बैंकिंग सर्विस भी हो गई, है ना, और आपके उसने शेयर खरीदे भी है तो ब्रोकरेज सर्विस भी हो गई, और डीमैट का काम भी कर दिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वाला। तो वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता लगता, वो सब एक साथ हो जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है, अब इसको बुक से पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक पूरा पूरा एक ओवरव्यू दे दिया कि डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, डीमैट सिस्टम में काम करता है, क्यों होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि आजकल ईज हो जाए, ट्रेडिंग करना आसान हो जाए, इस चीजों के लिए। ठीक, अब इसको बुक से समझते हैं डिपॉजिटरी क्या है और कैसे वर्क करता है।
तो गाइस अब आपका डिपॉजिटरीज का बेस तो बन ही गया है, अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं। देखो अब आपको सब पता है, बेसिक चीजें सारी पता है पहले पेज पे जो लिखी हुई हैं। और डिपॉजिटरीज एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सेंट्रल बैंक, मैंने तुम्हारे को बताया जैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक होता है नॉर्मल केस के अंदर और नीचे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ऐसे डिपॉजिटरी सेंट्रल बैंक है, इधर पैसे नहीं रखे जाते, इधर शेयर्स रखे जाते हैं, और इसके नीचे कौन होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, where the securities of a shareholder are held in the electronic form at the request of the shareholder through the medium of a depository participant। आ गई बात कि शेयर होल्डर क्या करवाता है कि अपने शेयर डीपी के थ्रू रिक्वेस्ट करते, क्योंकि डिपॉजिटरी पर डायरेक्ट नहीं जा सकता, आपको पता है कि वो डीपी के पास जाता है और डीपी को जाके बोलता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग सारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है, आपको पता ही है, और उसी के थ्रू डीमेट अकाउंट खुलता है और उसी के थ्रू डीमेट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं और उन सारा को कंट्रोल डिपॉजिटरी के हाथ में होता है, लेकिन वो सारे लेन देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपसे करता है, डिपॉजिटरी नहीं करता। और कंपनी के रिकॉर्ड में आपको पता है डिपॉजिटरी रजिस्टर होता है, आप रजिस्टर नहीं होते, आप डिपॉजिटरी, कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी रजिस्टर है और आप लोग, आपका रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास मेंटेन होता है। देखो टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये किस अकाउंट की बात कर रहा है, हैज टू ओपन अकाउंट, दैट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में क्या रखे जाते हैं, शेयर्स। तो कहता है अगर आपको डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेनी है तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी के पास, वो मगर वो डायरेक्टली नहीं खुलेगा, किसके थ्रू खुलेगा, डीपी के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। आप पहले डीपी के पास जाओगे और डीपी क्या करेगा, आपका क्या अकाउंट खोल देगा और उस अकाउंट को किसके पास खुलवाएगा, वो डिपॉजिटरी के पास खुलवाएगा। हम लोग कहते हैं जरूर है कि हमने डीपी पे खुलवाया है अकाउंट, लेकिन वो अकाउंट डिपॉजिटरी खोलता है, लेकिन किसके थ्रू खोलता है, डीपी के थ्रू। नीचे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, डिपॉजिटरी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 एंड व्हिच हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12(1)(a ऑफ द सेबी एक्ट 1992। इसको /1956 कर दो। तो डिपॉजिटरी क्या है, एक कंपनी है जो या कंपनी एक्ट 2013 में या 1956 में बनी। आपको पता होगा जब आपने एनएसडीएल और सीडीएसएल देखे थे तो वो तो बहुत पहले के चल रहे हैं इंडिया में, तो और मतलब वो 2013 से पहले के चल रहे हैं, तो वो कंपनी की फॉर्म में थे। आपने अगर याद हो, अगर आपने एनएसडीएल सीडीएसएल देखे थे तो मैंने तुम्हारे को बताया था नेशनल, एनएसडीएल की फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, पढ़ा था ना। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड समझ आता होगा आपको, डिपॉजिटरी लिमिटेड है, इसका मतलब लिमिटेड वर्ड आ गया था, एक पब्लिक कंपनी है। क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। और तुम्हें एक नॉलेज के लिए एक चीज बता दो, नॉलेज के लिए, कि एनएसडीएल और सीडीएसएल किसने बनाया था। एक मिनट रुको, मैं लिखवा भी देता हूं, एक मिनट रुको। या एक काम करता हूं ना, सीधा वेबसाइट पे लेके चले जाता हूं, एमसीए की दिखा देता हूं, क्योंकि ये कंपनी है तो अल्टीमेटली वहीं से रिकॉर्ड पता लग जाएगा। इसके डायरेक्टर्स वगैरह कौन है, एमसीए की साइट पे दिखाते हैं। कब बना था ये वो भी पता लग जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड आ गई कंपनी। ये खोल दी मैंने, देखो मुंबई में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है एनएसडीएल का, ये इनकी ऑथराइज कैपिटल है, ये इनकी पेड अप कैपिटल है, ये पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, 2012 में बनी थी। इसका अलग कंपनीज एक्ट 1956 में बनी होगी, है ना। और ये लोग इसके डायरेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है जी, ये डायरेक्टर्स वगैरह। तो ये डिटेल थी, आप किसी भी कंपनी की निकाल सकते हो, ऐसे सीडीएसएल की भी निकाल सकते हो। तो एनएसडीएल सीडीएसएल कह रहा है कंपनी की फॉर्म में बनेंगे, आपको पहले कंपनी, पहले तो आपको कंपनी बनानी है, फिर उसको सेबी से लाइसेंस लेना 12A बनने के अंदर, समझ आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपको कभी भी इंडिया में डिपॉजिटरी खोलना, जैसे एनएसडीएल है, तो पहला स्टेप 1 क्या होगा, पहले कंपनी क्रिएट करो। जैसे इन्होंने कंपनी बना दी, स्टेप 1 क्या है, फॉर्म अ कंपनी।
अंडर कंपनीज एक्ट। पहले तो एक कंपनी बनाओ। स्टेप 2 क्या है फिर उसके बाद? कंपनी बनाने के बाद अपने आप को रजिस्टर कराओ विद सेबी। रजिस्टर विद सेबी अंडर सेक्शन 12A, अंडर सेक्शन 12(1)(a) लिखा है, एंड विच हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12(1)(a) ऑफ द अंडर सेक्शन 12(1)(a) ऑफ सेबी एक्ट 1992 कि आप इंडिया में डिपॉजिटरी की तरह काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने आप को सेबी पे भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो पहले कंपनी बनाओ, और क्योंकि आप इंडिया में डिपॉजिटरी का काम कर रहे हो और इंडिया में जितने भी डिपॉजिटरीज हैं किसके अंडर आते हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है, तो आपको सेबी की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। नीचे क्या बोलता है? और सेम ऐसे अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात कर रहा है, तो सेक्शन 2G ऑफ द डिपॉजिटरी 1995 पार्टिसिपेंट एज अ पर्सन रजिस्टर्ड एज सच अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1A ऑफ 12, वो उसी के अंदर रजिस्टर होगा ऑफ द सेबी। मतलब ये भी कंपनी की फॉर्म में बनता है और इनको भी क्या करना पड़ता है? सेबी का लाइसेंस देना पड़ता है। मगर इधर वर्ड क्या है? ऊपर क्या है वर्ड? कंपनी, और इधर वर्ड क्या है? पर्सन। इसका मतलब एक चीज निकल के आती है कि डिपॉजिटरी बनने के लिए तो आपको कंपनी बनना जरूरी है, लेकिन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए कंपनी बनना जरूरी नहीं है। एक नेचुरल पर्सन भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप ऑर्गेनाइजेशंस को ही देखोगे, ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, आज की डेट के अंदर चल रही है, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पर्सन, तो पर्सन में नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन दोनों आ सकते हैं। प्रैक्टिकली दिखते नहीं है नेचुरल पर्सन, लेकिन आ सकते हैं, ये कह रहा हूं मैं। और ऊपर तो वर्ड ही क्या? डिपॉजिटरी मींस अ कंपनी, तो डिपॉजिटरी तो हमेशा कंपनी की फॉर्म में ही होगा, लेकिन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या वर्ड के लिखा? पर्सन। अब डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी कैन नॉट एक्ट एज अ डिपॉजिटरी अनलेस इट ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेबी। तुम्हारे को बता दिया कि पहले आप बनोगे और सेबी से आपको डिपॉजिटरी का काम करने के लिए पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज फंक्शन कर रहे हैं, एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड एक है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये मैं आपको बता चुका हूं। Under the provision of Depository Act, these depository provide various services to investors and other participants in the capital market such as clearing members, स्टॉक एक्सचेंजेस, इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कह रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो डिपॉजिटरीज है खाली आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, और लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड। क्लियरिंग मेंबर्स का मतलब स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, वहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं उनके बारे में बात कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रहा है, बैंक्स, सब जगह के साथ इन लोगों का टाइप है। अदर पाइए वेरियस सर्विसेज इन्वेस्टर्स को तो प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं। These include, इनका काम क्या होता है? बेसिकली अकाउंट ओपनिंग, डीमेटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटीज को देखो। अकाउंट ओपनिंग अलग है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहा है, आपका डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। अच्छा, डीमेटेरियलाइजेशन दो शब्द आएंगे इधर बार बार, पहले ही क्लियर कर देता हूं। एक शब्द होता है डीमेटेरियलाइजेशन और एक शब्द होता है रीमेटेरियलाइजेशन। एक शब्द होगा डीमेटेरियलाइजेशन और एक शब्द होता है रीमेटेरियलाइजेशन। इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स एंड इसका मतलब होता है रीमेटेरियलाइजेशन, इसी का उल्टा होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इनटू फिजिकल शेयर्स। वापस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से वापस फिजिकल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे रीमेटेरियलाइजेशन इनटू फिजिकल शेयर्स। तो इसका मतलब आप फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट करोगे तो डीमेटेरियलाइजेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को वापस फिजिकल में कन्वर्ट करोगे तो रीमेटेरियलाइजेशन। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि पहले क्या होता था कि फिजिकल शेयर ही चलते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, शेयर ट्रांसफर डीड साइन करनी पड़ती थी, आपको सब मैंने बताया। जब इंडिया में डिपॉजिटरी का कंसेप्ट आया तो उसके बाद कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि उनको अपने शेयर्स को फिजिकल से किस में कन्वर्ट कराना है? इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराना है, और अपने डीमेट कराने हैं, तो उसे हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑल्दो उसके अंदर इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन था, शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन था, बाद में अलग से ऑप्शन दिया गया कि अगर वो वापस कन्वर्ट करा के उसे फिजिकल में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली फायदा तो तभी है कि आप उसे डीमेट में कन्वर्ट करा लो, आपके शेयर तो कहीं नहीं जा रहे। बस वही वाली बात है कि आपके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, सारे रिकॉर्ड आप पे बैंक में आ जाएंगे। तो पहले पता है क्या होता, लोग बहुत दुखी होते थे। मतलब पुराने जमाने के लोग, जैसे आज तुमने देखा होगा, पहले लोग घरों में पैसा रखते थे अलमारियों के अंदर, तो पहले ना लोग घरों के अंदर शेयर सर्टिफिकेट रखते थे।
कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, उस कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट है, बड़ी बड़ी अलमीरा होती थी, उसके अंदर रखते थे सारा सामान, है ना। जब ये इंडिया में नोटिफिकेशन आई ना डीमेटेरियलाइजेशन की, आधे लोग बेचारे रोने लग गए, हो हमारे शेयर सर्टिफिकेट चले जाएंगे, हम कंगले हो जाएंगे वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तुम्हारे हाथ से शेयर सर्टिफिकेट जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी कि तुम्हारे शेयर छीने जा रहे हैं। वो शेयर सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करके क्या कर दिया जाता, उनको डीमैट अकाउंट में डाल दिया जाता और आपके अकाउंट में उतने शेयर शो हो जाते हैं। अगर मान लो आपके पास 100 शेयर थे और आपके पास 100 शेयर्स के शेयर सर्टिफिकेट थे, तो होगा क्या, शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएंगे डीमैट के अंदर और आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और उसके अंदर आपको डीमैट अकाउंट में 100 शेयर क्रेडिट पे दिखा दिए जाएंगे कि आपके डीमैट अकाउंट में कितने शेयर क्रेडिट में है, 100 शेयर। जस्ट लाइक आपके हाथ में पैसा होता है, बैंक में जमा कराते तो हाथ से पैसा चला गया, लेकिन बैंक में आ गया तो बैंक में शो करता है बैलेंस। तो वही वाली बात है। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि आपको कोई शेयर थोड़ी जा रहे हैं आपके पास से, शेयर आपके वही होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस जो भी आपको अपने सामने दिख रहे थे वो सामने नहीं दिखेंगे आपको, वही उसकी एक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाएगी, आपको वो इलेक्ट्रॉनिकली दिखेंगे, है ना। आपका एक डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, आपको उसमें दिखेंगे। जैसे आप बैंक में पैसा डाल के आते हो 1 लाख रुपए, तो वो हाथ में नहीं दिख रहा, वो बैंक की पासबुक में दिख रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे भी दिखेगा। तो उसे हम डीमैट बोलते थे। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक से वापस फिजिकल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उनको चॉइस दी जाती है, उसे बोलते हैं रीमैटेरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रीमैटेरियलाइजेशन। लेकिन मेनली जो है डीमैट का कंसेप्ट मैंडेटरी कर दिया गया था कंपनीज के लिए कि हर एक कंपनी को अपने शेयर डीमैट में करवाने हैं। अगर उसमें कोई शेयर होल्डर कन्वर्ट नहीं कराना चाहता या पहले करवा लिया उसे बाद में वापस फिजिकल में करवाना है तो करवा सकता है। लेकिन मेरा मानना तो है कि आप फिजिकल में कन्वर्ट करा के आप ही का नुकसान है, आप उसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको शेयर स्टॉक मार्केट की गाइडलाइंस है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में शेयर बेचना तो वो डीमैट फॉर्म में होना मैंडेटरी है। तो इससे बेटर है कि आप उसे इलेक्ट्रॉनिक में ही रखो। आपको वो शेयर थोड़ी जा रहा है, आपके हाथ से सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट जा रहा है, डीमैट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप पे शेयर तो उतने रहेंगे, वैल्यू तो उसकी उतनी रहेगी, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा उससे। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपके पास घर में 1 लाख रुपए की गड्डी पड़ी है और आप उसको बैंक में डाला होगा तब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी 1 लाख रुपए की। 1 लाख ही रहेगा। सेम अगर आपके पास 10,000 रुपए के शेयर है या 50,000 रुपए के शेयर है, अगर वो फिजिकल से डीमैट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। डीमैट तो डीमैट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेंगे, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। तो डीमैटेरियलाइजेशन का काम कौन करते हैं, डिपॉजिटरी करते हैं। रीमैटेरियलाइजेशन का काम भी कौन करता है, डिपॉजिटरी करते हैं। फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में कन्वर्ट करना। देखो तो ये लोग क्या करते हैं, आपका अकाउंट ओपनिंग मतलब डीमैट अकाउंट ओपनिंग, डीमैटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट्स वगैरह करते हैं। ये सारे सेटलमेंट ट्रेड मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे ब्रोकर्स आज के डेट में स्टॉक मार्केट, बहुत सारे डिपॉजिटरीज आज के डेट में ब्रोकर्स का भी काम करते हैं। बाकी कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे को अभी समझ नहीं आएंगे, वो तुम अभी आगे जाके जब पढ़ोगे ना। जैसे एडवांस फैसिलिटी लाइक प्लेजिंग। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है ये भी बताया, तो प्लेज का होता है गिरवी करना। जैसे पहले क्या होता था, अगर कोई बंदा है, जैसे तुम लोग मुथूट फाइनेंस के पास जाते हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम अपने ज्वेलरी गिरवी रखते हो और बदले में लोन ले आते हो, है ना, यही होता है ना। सेम ऐसे ही अगर आप डिपॉजिटरी के पास अपने शेयर्स को प्लेज करके उनसे लोन लेना चाहते हो तो वो प्लेजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। प्लेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको उनसे लोन ले लो, बदले में अपने शेयर्स प्लेज करवा दो। ये सारा काम भी करते हैं। वो कहता है जितनी भी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास रखी जाती हैं वो हमेशा डीमैट फॉर्म में होंगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी। एंड शैल बी इन फंजिबल फॉर्म। फंजिबल का वैसे मतलब होता है एक्सचेंजेबल। एक्सचेंजेबल मींस कोई भी उसे इजीली एक दूसरे को दे सकता है। मगर यहां पे फंजिबल का मैं मतलब लिखवा देता हूं, लिख लो, लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। नोट, शेयर्स केप्ट फंजिबिलिटी means shares or securities kept in electronic form does not have any serial number और डिस्टिंक्टिव नंबर। एक्चुअल में ये क्या चीज है मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले क्या होता था और अब क्या होता है मैं वो भी बताता हूं। इसमें ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होता, है ना। फंजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे रहते हैं उसको कोई सीरियल नंबर होता है, फिर उसको इजीली एक्सचेंज कर लो। इसका मतलब क्या होता है बड़ा ध्यान समझना। इसीलिए तो शेयर ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है ये और ये कैसे ऑपरेट करता है। देखो जब आप लोग फिजिकल कंपनी के शेयर्स लेते थे ना, फिजिकल, देखो दो चीजें होती थी। अभी मैं पहले के हिसाब से समझाता हूं, फिर अभी के हिसाब से कंपेयर करूंगा।
यहां पे हम लिख देते हैं शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, एंड यहां हम कॉलम बना देते हैं शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है जी। जैसे आप पहले क्या होता है, मान लो एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10,000 शेयर्स इशू करे, तो फिजिकल शेयर्स हैं। तो क्या होता था, जैसे मान लो मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने एंड मिस्टर डी ने, इन 4 लोगों ने कंपनी बनाई थी। तो वो 4 शेयर्स कैसे बटेंगे आपको पता है? 2500 शेयर्स मान लो सबने इक्वल इक्वल लिए हैं। 2500 शेयर्स इसने लिए हैं, 2500 शेयर्स इसने लिए हैं, 2500 शेयर्स इसने लिए हैं, एंड 2500 शेयर्स डी ने लिए हैं। ऐसा ही होता है। अब क्या होगा कि ये कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करेगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करेगी। तो और इनको आपको पता शेयर सर्टिफिकेट्स भी अलॉट होंगे, तो वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में पता कैसे आएगा? यहां पे बनेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर क्या होगा, सुनना बड़े ध्यान से। जैसे मान लो एक पर्सन है 1, यहां पे ना सबसे ऊपर लिखा होता है फोलियो नंबर। ठीक है जी। ये मान लो ये है 1 2 3 4, ये फोलियो नंबर है। फोलियो नंबर का मतलब सीरियल नंबर। यहां पे होगा बंदे का नेम, यहां पे आ जाएगा ABCD, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे उनके नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो उसके अंदर इसके पास भी आ जाएंगे 2500 शेयर्स, 2500 शेयर्स, 2500 शेयर्स एंड 2500 शेयर्स। ठीक है जी, 2500 सब पे आ गए। अब क्या होगा, शेयर डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। ये डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट्स का नंबर होता है। थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं यहां पे। डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट्स का नंबर होता है। तो इस डिस्टिंक्टिव नंबर में क्या होगा, जैसे इसको, इसके 25 शेयर है तो इसको ऐसे ऐसे अलॉट होगा 001 से 2500, और इसके पास मतलब 25 शेयर है तो उसका सीरियल नंबर क्या होगा 001 से 2500। फिर इसके पास भी 2500 है, लेकिन इसका सीक्वेंस कहां से आएगा? 2501 से लेकर 5000। फिर इसके बाद 25,000, इसका शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा? 5001 से लेकर 7500। और इसके बाद भी 2500 शेयर है तो इसका शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा? 7501 से लेकर 7051 से लेकर 10,000। इस तरीके से चलेगा, इसे हम शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी बोलते हैं। अब क्या होगा, सुनना बड़े ध्यान से, शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी बोलते हैं। अब होगा क्या, समझने वाली चीज क्या है, एक मिनट। अगर कल को मान लो ये ए अपने शेयर बी को बेचता है, कल को अगर मिस्टर ए अपने शेयर किसी से, मान लो किसी, सॉरी, मिस्टर ए अपने शेयर मान लो किसी ई को बेचता है, एग्जांपल लेके बात करते हैं, किसी ई को बेचता है, बाहर वाले बंदे को बेचता है। मिस्टर ए अपने शेयर्स अगर मिस्टर ई को बेचता है, ई को सेल करता है, तो पता क्या होगा, जब ए अपने शेयर ई को सेल करेगा तो शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी, शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी। तो उसके अंदर पता क्या होगा कि सीरियल फोलियो नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहां पे क्या होगा कि ए के ने अगर अपने शेयर ई को बेचे हैं तो क्या होगा कि यहां पे फोलियो नंबर चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे पांचवी एंट्री हो जाएगी, सीरियल नंबर है तो यहां पे ई का नाम आ जाएगा। यहां पे 2500 शेयर आ जाएंगे इसके,
अब मगर सी यहां पे डिस्टिंक्टिव नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए ने अपने ई को बेचे तो ए के सारे शेयर कट जाएंगे, यहां से ये कट जाएंगे और यहाँ 25 शेयर आ जाएंगे और वापस जो इसको नंबर अलॉट हो जाएगा वापस वही वाला हो जाएगा 001 से लेकर 25 तक। तुम्हें कुछ समझ आया? इसका जब कोई बंदा फिजिकल शेयर बेचता था तो शेयर सर्टिफिकेट नंबर चेंज नहीं होता था, फोलियो नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे ए की एंट्री, फोलियो का मतलब सीरियल नंबर, ए पहले नंबर पे था, उसने पहले खरीदे थे, अब ई 5वें नंबर पे आया तो फोलियो नंबर में 5 आ गया, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट नंबर डिस्टिंक्टिव नंबर आज भी वही रहेगा, क्योंकि शेयर तो वही वाले बिक रहे हैं, क्योंकि कंपनी में शेयर थोड़ी बड़े हैं। कंपनी में पहले भी 10,000 शेयर थे, कंपनी में आज भी 10,000 शेयर ही हैं, देख रहे हो ना। कंपनी में पहले भी कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे, कंपनी में आज भी 10,000 शेयर है। कंपनी ने शेयर थोड़ी बढ़ाए हैं, वो तो आपने अपने शेयर ई को बेच दिए 2500, तो इसका शेयर सर्टिफिकेट नंबर वही रहेगा। तो इसका ये हो गया कि ए ने अपने 001 से लेकर 2500 सीरीज वाले शेयर्स किसको बेच दिए? ई को बेच दिए। तो जब ए को शेयर सर्टिफिकेट्स नए अलॉट होंगे, ए को जब न्यू शेयर सर्टिफिकेट्स अलॉट होंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? आपको समझ आ गया कि फोलियो नंबर तो वही रहेगा, फोलियो नंबर तो सॉरी फोलियो नंबर तो 5 आएगा कि ये सी आ गया, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या आ जाएगा? ये वाला 001 से लेकर 250 वाला। शेयर सर्टिफिकेट तो वही रहेंगे, शेयर थोड़ी चेंज हो जाएंगे, शेयर तो वही रहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से काम होता है। बात समझ आ गई? अगर आप शेयर बेचते हो किसी को तो ठीक है। ये पहले ये किस में होता है? फिजिकल शेयर्स के केस में। आज भी प्राइवेट कंपनी के केस में तो फिजिकल कंसेप्ट चलता ही है, तो आज भी प्राइवेट कंपनी के केस में तो होता है। डीमेट फॉर्म में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता शेयर नंबर का, कि आपको शेयर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयर ट्रांसफर डी साइन नहीं होती। यहाँ पे तो क्या है, मिस्टर ए है, अगर उसने 100 शेयर परचेज करे, 100 शेयर परचेज करे तो क्या होगा? इसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, इसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 100 शेयर परचेज करेगा तो इसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, खत्म। और कल को अगर यही शेयर्स मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को सेल कर देगा, ये डीमेट वाले शेयर्स, तो यहां से ये डेबिट हो जाएंगे और मिस्टर बी के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बात खत्म, सिंपल एज दैट। मतलब इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे नंबर शेयर सर्टिफिकेट्स का चक्कर नहीं है, कह रहा फंजिबल फॉर्म में, इनका खुद का कोई नंबर नहीं होता। तो फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डज नॉट हैव एनी स्पेशल सीरियल नंबर और डिस्टिंक्टिव नंबर, ना पे यहाँ ना तो यहाँ कोई फोलियो नंबर का चक्कर होता है, ना डिस्टिंक्टिव नंबर का चक्कर होता है, मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट नंबर का चक्कर। सीधा बस आपके अकाउंट में, बात खत्म। आपने किसी बच्चे से बैंक में पैसा डलवाया तो बस बात खत्म, आपके अकाउंट से डेबिट होगा, सामने लेके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ पे शेयर्स आपके अकाउंट में डेबिट होगा, सामने क्रेडिट होगा। शेयर ट्रांसफर डीड, शेयर सर्टिफिकेट नंबर कौन सा जाएगा, ये सबका कोई क्लेश यहाँ नहीं होता। वो ये बता रहा है कि यहाँ फंजिबल फॉर्म में शेयर्स होते हैं, मतलब इजीली एक्सचेंजेबल होते हैं, यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट वगैरह का नंबर कोई चक्कर नहीं होता। बस अगर आपको कह रहा है डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेनी है तो आपको इन्वेस्टर को अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है डीपी के पास, है ना, और अकाउंट ओपन करवाने के बाद डीपी के डिपॉजिटरी बैंक, और साथ में आपको एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है ना, और उसको बैंक को आपस में लिंक करवा लो, बात खत्म हो गई। और साथ में अगर आपको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है तो डिपॉजिटरी के फंक्शंस पेपर में पूछ लेते हैं, इनका काम है अकाउंट ओपनिंग करवाना, डीमेटेशन कराना, रीमेटेशन कराना, सेटलमेंट करवाना। मैंने बताया ना, लोग ब्रोकर्स का भी काम करते हैं, आईपीओ में हेल्प करना, जब आप पब्लिक ऑफर लेके आते हो तो वहां पे भी हेल्प करते हैं। आगे डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिएशन ऑफ एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस का मतलब प्लेज, एनकम्बरेंस का मतलब प्लेज। अगर आप अपने शेयर्स गिरवी रखना चाहते हो तो आप उनके पास गिरवी रख सकते हो, किसके पास? डिपॉजिटरी के पास गिरवी रख सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ एनकम्बरेंस, कि आप अपने शेयर गिरवी रख के लोन ले लिया उनसे, वो भी कर सकते हो। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियंस। ये क्या चीज है, बड़े ध्यान से समझना, ये क्या चीज है समझना। डिपॉजिटरी और कस्टोडियन क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। डिपॉजिटरी और इसमें क्या फर्क होता है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, डिपॉजिटरी का काम क्या होता है? आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखना, कस्टडी में रखना।
और कस्टोडियन का काम होता है, कस्टोडियन नाम से देखो समझ आ रहा है ना, कस्टोडियन नाम से क्लियर हो रहा है कि कस्टडी रखेगा, आपके शेयर्स की कस्टडी रखेगा, शेयर्स और सिक्योरिटीज की कस्टडी रखेगा अपने पास, सिक्योरिटी की क्या रखेगा, कस्टडी, मतलब कंट्रोल उसके पास रहेगा, कस्टडी रखेगा। और इसका काम क्या होता है कि शेयर्स और जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में उनकी कस्टडी अपने पास रखना, फिजिकल फॉर्म में उनकी कस्टडी अपने पास रखना। अच्छा, कस्टोडियन और डिपॉजिटरी में फर्क पता है क्या है कि डिपॉजिटरी के थ्रू आपको स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना मैंडेटरी है, और अपने शेयर डीमैट, अगर आप शेयर डिपॉजिटरी के थ्रू खरीद रहे हो स्टॉक मार्केट से, तो डीमैट अकाउंट में रखवाने मैंडेटरी है। और ये लोग डिपॉजिटरी क्या करते हैं, आपका डीमैट अकाउंट खोलते हैं, और इनके अंदर आप, और खोलते खुद नहीं है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू खोलते हैं, लेकिन खोलते हैं। और इनके थ्रू जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो उनकी कस्टडी में रखे जाते हैं, उनकी कस्टडी में रखे जाते हैं वो डीमैट अकाउंट में, और ये मैंडेटरी कंसेप्ट है कि आपको रखवाना है। वो अलग बात है कि आप उसको अगर अपने पास डीमैट में नहीं रखवाना चाहते, आप उसे फिजिकल में रखना चाहते हो, आप रीमटेरियलाइज करवा के अपने घर ले जाओ, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने हैं तो वो डिपॉजिटरी पे ही रखने पड़ेंगे। लेकिन ना ये जो कस्टोडियन वाला कंसेप्ट है, ये पता क्या था कि आप अपने घर में शेयर सर्टिफिकेट नहीं रखना चाहते, ये पहले वाला कंसेप्ट है, ये मतलब जब फिजिकल शेयर का कंसेप्ट था तब चलता था कि आपने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते, कस्टोडियन के पास कस्टडी में रखवाना चाहते हो सेफ, तो आप रखवा सकते हैं। जैसे लोग, तुमने देखा होगा लोग बैंक में ज्वेलरी अपनी, कुछ लोग ज्वेलरी अपने घर में रखते हैं अपनी, कुछ लोग बैंक के पास लॉकर में रखवाते हैं ज्वेलरी। सेम ऐसे कुछ लोग क्या करते थे, शेयर्स अपने पास फिजिकल फॉर्म में रखते थे, और कुछ लोग अपने शेयर्स कस्टोडियन के पास कस्टडी में रखवाते थे। इसके लिए कस्टोडियन थोड़ी बहुत जो भी फीस बनती थी वो फीस चार्ज करता था, और आप अपने शेयर सेफ कस्टडी में किसके पास रखवा सकते थे, कस्टोडियन के पास रखवा सकते थे। जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का कंसेप्ट होता था तो आप अपने फिजिकल फॉर्म में शेयर किसके पास रखवा सकते थे, कस्टोडियन के पास। अब यहाँ पे तो आजकल ये कंसेप्ट चलता ही नहीं है, कस्टोडियन वाले लोग ज्यादातर या तो अपने, अगर फिजिकल किसी के पास होते हैं तो प्राइवेट कंपनी के होते हैं, ज्यादातर लोग घर में रख लेते हैं ज्यादातर, वरना 90% लोगों के पास तो आज के डेट में जब लोग खुलवाते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं तो वो पब्लिक कंपनी की ट्रेडिंग की होती है, लिस्टेड कंपनी की, तो वो डीमैट अकाउंट के शेयर्स खरीदते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और उसी में शेयर्स रखते हैं। तो वो शेयर्स तो सारे डिपॉजिटरी के पास रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपको फिजिकल में कस्टोडियन के पास रखवाने की जरूरत है ही नहीं। और कंपनी के रिकॉर्ड में आपको पता ही है मालिक कौन बनता है, डिपॉजिटरी बनता है, रजिस्टर्ड ओनर, आप तो बेनिफिशियल ओनर होते हो, ये आपको सारी चीज पता ही है। तो कस्टोडियन वाला कंसेप्ट अब नहीं चलता, लेकिन कस्टोडियन काम क्या होता है, शेयर्स को फिजिकल कस्टडी में रखना। जैसे आप बैंक के पास ज्वेलरी लॉकर में रखते हो सेफ कस्टडी के लिए, ऐसे पहले लोग शेयर्स फिजिकल कस्टडी में कस्टोडियन के पास रखते थे। आज भी ये बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में शेयर सर्टिफिकेट कंसेप्ट आज भी है, तो कुछ लोग अगर रखना चाहे तो आज भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कंसेप्ट बहुत लीस्ट पॉपुलर है। आज के डेट में तुम किसी से बात करोगे सबको डिपॉजिटरी तो सबको पता होता है, कस्टोडियन बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या है। तो पुराना कंसेप्ट है, सिर्फ तुम्हारे को डाल रखा तो तुम पढ़ रहे हो बैठ के। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी में आप डीमैट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक शेयर रखते हो, कस्टोडियन में शेयर्स और सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में रखते हो सेफ कस्टडी के लिए। डिपॉजिटरी के पास रखना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको डीमैट अकाउंट से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर लेने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक में लेने तो डीमैट में रखवाने मैंडेटरी है। लेकिन इनके पास रखने ऑप्शनल होते हैं, कस्टोडियन के पास रखने शेयर्स ऑप्शनल है, अगर फिजिकल वाले आपकी मर्जी है रखवाने रखवाओ, नहीं रखवाने ना रखवाओ। लेकिन डिपॉजिटरी के पास आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखने मैंडेटरी है। वो अलग बात है कि आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं से भी कि डीमैट कराना मैंडेटरी, अगर आपको अपने शेयर्स को फिजिकल में रखना चाहते हो आप, देखो सेबी ने रूल ये नहीं बनाया कि आपको डीमैट करवाने मैंडेटरी है, सेबी ने रूल ये बनाया कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो शेयर डीमैट में होने जरूरी है, और हर एक कंपनी को सारे शेयर डीमैट पे करवाने पड़ेंगे अगर उन्होंने लिस्टिंग करवा रखी है। अगर अब कोई बंदा यही कहता है कि नहीं मेरे को तो ट्रेडिंग करवानी नहीं अपने शेयर्स की, मैं तो अपने शेयर फिजिकल में रखना चाहता हूं, तो वो रीमैट करवा ले, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग करवाना चाहता है तो उसको डीमैट में अकाउंट में रखने मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ कस्टोडियन के पास तो शेयर फिजिकल फॉर्म में रखवाना, कस्टडी में रखवाना आपकी मर्जी होती थी, रखवाने रखवाओ, नहीं रखवाने ना रखवाओ, ऑप्शनल होता था। तो यही, अच्छा इसका मतलब डिपॉजिटरी जो होता है, आप अगर अपने शेयर्स डिपॉजिटरी के थ्रू बिकवाना चाहो तो क्या बिकवा सकते हो, यस। अगर आप अपने शेयर, मान लो मिस्टर ए अपने शेयर बी को बेचता है तो बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी ना। मैंने आपको बताया था कि आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं होते, आप बेनिफिशियल ओनर होते हो। तो मान लो अगर ए का मैंने तुम्हें क्या बताया था, मान लो अगर मैं डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करूं, अगर मैं डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करूं तो मान लो ये रिलायंस है, मान लो ये एक्स लिमिटेड है, सॉरी यार, मान लो सॉरी रिलायंस कंपनी खुद ही है, मान लो ये डिपॉजिटरी है, मान लो एक पर्सन मिस्टर ए है, इसने डिपॉजिटरी के थ्रू रिलायंस के 100 शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर खरीदे हैं और अपने डीमैट शेयर्स किसके पास रखवाए हैं, डीपी के थ्रू करवाए, डीपी के थ्रू करवाता है आपको बताया, और डिपॉजिटरी डील करता है। तो कंपनी के रिकॉर्ड में कौन रजिस्टर होगा, डिपॉजिटरी। 100 शेयर खरीदे इसने डीमैट फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में खरीदे तो कंपनी के रिकॉर्ड में कौन रजिस्टर होगा, डिपॉजिटरी रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर्ड ओनर कौन होगा शेयर्स का, रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी होगा। लेकिन अल्टीमेटली पैसा आपका है,
तो सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो मिस्टर ए को बेनिफिट मिलेगा, तो ये कौन हो गया? बेनिफिशियल ओनर। ये कौन हो गया? बेनिफिशियल ओनर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को ये मिस्टर ए मिस्टर बी को ट्रांसफर करता है, ये शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर करता है, तो इसका वो कौन करवाएगा? डिपॉजिटरी ट्रांसफर करवाएगा। आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट कर देगा और सामने वाले के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होना आज भी कौन रहेगा? डिपॉजिटरी रहेगा। तो वो यही कह रहा है कि डिपॉजिटरी क्या करता है? लीगली आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसफर करवा सकता है ना, कि आपके बेनिफिशियल ओनर यहां से अब ये बंद होकर ये बेनिफिशियल ओनर अब ये माना जाएगा उन शेयर्स का। लेकिन रजिस्टर्ड ओनर आज भी कौन रहेगा? डिपॉजिटरी ही रहेगा। डिपॉजिटरी ही रहेगा, है ना। और वाइल अ कस्टोडियन, क्या कस्टोडियन ये सब कर सकता है? कस्टोडियन नहीं कर सकता। क्यों? कस्टोडियन का काम ये थोड़ी है। कस्टोडियन तो आपके पास, आपने कस्टोडियन का काम बिकवाना वाना थोड़ी है, आपने उसके पास सेफ कस्टडी के लिए रखे। अगर आपको किसी को बेचने हैं अपने शेयर्स फिजिकल वाले, तो आप अपने पहले शेयर्स कस्टोडियन की कस्टडी से वापस लो, और वापस लेने के बाद आप कंपनी के पास जाओ और बोलो कि भाई मेरे को अपने शेयर बेचने हैं। तो ए अपने नाम से शेयर बी के नाम पे शेयर ट्रांसफर डीड साइन करेगा, वो कंपनी के पास सबमिट करेगा, कंपनी ए का नाम काटेगी, बी का चढ़ाई कर नया शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करेगी। कस्टोडियन का बीच में कोई रोल नहीं है। कस्टोडियन तो सर सेफ कस्टडी में रखे थे, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिटरी का रोल क्यों है? क्योंकि डिपॉजिटरी के कंट्रोल में हो आप, आपका रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास मेंटेन हो रहा है बेनिफिशियल ओनर के लिए। तो इसके लिए कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी रजिस्टर है, लेकिन वहां पे कंपनी के रिकॉर्ड में कस्टोडियन रजिस्टर नहीं था। वहां पे तो कंपनी के रिकॉर्ड में आप खुद ही रजिस्टर थे। जैसे अगर मान लो मिस्टर ए के पास किसी एक्स प्राइवेट लिमिटेड के 100 शेयर थे, तो वो कंपनी के रिकॉर्ड में कोई कस्टोडियन रजिस्टर नहीं था, आप खुद रजिस्टर थे। तो अगर आपको बेचने हैं तो आप अपना नाम कटवाओगे कंपनी के रिकॉर्ड से, दूसरे का चढ़वाओगे और शेयर ट्रांसफर डीड साइन करोगे। वहां पे कस्टोडियन तो सिर्फ बीच में हमने सेफ कस्टडी के लिए रखा था, तो कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां तो कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी रजिस्टर है, तो डिपॉजिटरी अगर कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर, अगर आप अपने शेयर किसी और को बेचते हो तो आपका नाम कटेगा डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड से, कंपनी के रिकॉर्ड से नहीं। कंपनी के रिकॉर्ड में तो आज भी डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड होना है। आपका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड से कट जाएगा, सामने वाले का चढ़ जाएगा, आपके अकाउंट से शेयर डेबिट हो जाएंगे, सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, बात खत्म। और रिकॉर्ड आपका नाम नहीं कटेगा, नाम वही रहेगा, आपका डीमेट अकाउंट तो खुला रहेगा वहीं पे, बस ये कि आपके शेयर्स डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट वही रहेगा आपका। कल को फ्यूचर में नए शेयर्स खरीदोगे तो वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसे। ठीक है जी, ये था डिपॉजिटर कस्टोडियन में फर्क। बस आज के लेक्चर इधर रखते हैं। अब मैं पूरा ना तुम्हें एक स्टेप वाइज प्रोसेस समझा देता हूं, किस तरीके से वर्क करता है मैं तुम्हें समझा देता हूं। पूरा का पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। लिख लो, स्टेप बनवाते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें सब समझा चुका हूं, लेकिन स्टेप वाइज वो एक चार्ट बनवा देता हूं ताकि वो क्लियर हो जाएगा पूरा। लिखो एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक इश्यूअर कंपनी है, टाटा टाटा स्टील्स। टाटा स्टील से हमने शेयर इशू करे हैं, एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो यहां दो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये आपको पता ही है ना। और स्टेप बाय स्टेप बनवाऊंगा, अभी सर मैं एक चार्ट बनवा रहा हूं। मान लो यहां नीचे डीपी हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मान लो इसके नीचे 50 लाख इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम अलॉटीज बोल रहे हैं, जिनको शेयर्स अलॉट होंगे। इनको हम डीमेट अकाउंट होल्डर भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे कैसे काम चलेगा जरा देखना। स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन क्या होगा देखो, स्टेप वन लिखो। स्टेप वन क्या होगा? डीमैट अकाउंट होल्डर्स
अगर आप किसी के शेयर खुलवाना चाहते हो, किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट होल्डर साइंस एन एग्रीमेंट with the depository डीमैट अकाउंट होल्डर्स की जगह ऐसे लिख लो, इन्वेस्टर्स लिख लो वर्ड यहां पे, इन्वेस्टर्स। साइंस एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग डीमैट अकाउंट। आप जब अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो आप डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करोगे कि हमारे बिहाफ पे शेयर्स आप खरीदो, है ना। आपके बिहाफ पे शेयर्स उसके नाम पे रजिस्टर होंगे, वो एग्रीमेंट में लिखवा लिया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड होल्डर आपको पता डिपॉजिटरी बनता है, लेकिन वो आप खुद नहीं करोगे डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट, वो किसके थ्रू होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि पब्लिक डीलिंग डिपॉजिटरी नहीं करता, कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है। ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या होगा, अब देखो स्टेप 2, डीमैट अकाउंट होल्डर्स फाइल एप्लीकेशन टू इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी थ्रू डीपी। अब आप क्या करोगे कि आप इश्यूअर कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे डीपी के थ्रू। जिसका भी आपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा होगा, आप उनके ऐप में जाओगे, जैसे आजकल तो फोन में होता है, आप उसके ऐप में जाओ और जिस भी कंपनी के शेयर खरीदने आप खरीद लो, इनके थ्रू उस कंपनी के शेयर अप्लाई कर लो, जिसकी भी कंपनी खरीदनी है, तो डीपी के थ्रू ही होगा सारा काम। तो अप्लाई आप कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि वो एक्चुअल में अप्लाई डीपी करता है आपके भी आप पे। आप तो डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करते हो, खुद करते हो, कंपनी के पास एप्लीकेशन आपकी जा रही है कि भाई आप खरीदना चाहते हो उस कंपनी के शेयर, वो लेकिन वो डीपी के, आप जिसका भी आपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा होगा उसके थ्रू आप एप्लीकेशन लगाओगे। स्टेप 2 होगा। फिर स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा इश्यूअर कंपनी मेक्स अलॉटमेंट टू डीमैट अकाउंट होल्डर्स। अब इश्यूअर कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट कर देगी टू डीमैट अकाउंट होल्डर्स। अब मगर ये अलॉटमेंट जो होगी, ये आपके नाम पर रजिस्टर नहीं होंगे शेयर्स, क्योंकि आपने डीपी के थ्रू अप्लाई करा था, वो डिपॉजिटरी के नाम पर रजिस्टर होंगे। आपको तो खाली क्या होगा, अलॉटमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन नाम किसके रजिस्टर होंगे, डिपॉजिटरी के। तो स्टेप 3 था। स्टेप 4, स्टेप 4, issuer company enters only 2 name in the register of members. Only 2 names in the register of members. NSDL और CDSL। तो इसका मतलब ये इश्यूअर कंपनी किसका नाम डालेगी, आप लोगों का नाम डालेगी या एनएसडीएल सीडीएसएल डालेगी, रजिस्टर मेंबर में उनका डालेगी। तो इसका मतलब ये लोग कौन होगा, एनएसडीएल सीडीएसएल कौन होगा, रजिस्टर्ड ओनर्स। रजिस्टर्ड ओनर्स ये हैं, अल्टीमेटली नाम इनके नाम पर रजिस्टर होंगे वो, लेकिन अल्टीमेटली सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे। तो आप लोग कौन हो गए, 50 लाख इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, ये लोग कौन हो गए, बेनिफिशियल ओनर्स। सारा बेनिफिट आप ही को मिलेगा।
ये लोग हो गए बेनिफिशियल ओनर्स। और स्टेप 5 क्या होगा, लास्ट स्टेप, NSDL और CDSL maintains the record of 50 lakh बेनिफिशियल ओनर्स। हाँ भाई, अब ये पांचों स्टेप खत्म हो गए, है ना। अब इसको रीड करो, अब समझो। तुम्हें मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हें किसी कंपनी के शेयर खरीदने थे पहले फिजिकली, तो तुम खुद अपने नाम से खरीदते थे, तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड होते थे, तुम्हें बेनिफिट मिलता था, तुम रजिस्टर होल्डर भी होते थे, बेनिफिशियल होल्डर भी होते थे। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, आप डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदते हो। सबसे पहले तो आपको अगर किसी कंपनी के लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके शेयर्स खरीदने के लिए पहले तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो स्टेप 1 कि आप एनएसडीएल सीडीएसएल के पास डीमेट अकाउंट खुलवाओ, वो डायरेक्टली नहीं खुलेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू खुलेगा, एग्रीमेंट कर लो। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या है कि आप कंपनी से जिसकी कंपनी शेयर खरीदना चाहते हो उस कंपनी के लिए अप्लाई कर लो कि हमें इतने शेयर लेने हैं, मगर वो खुद नहीं करोगे, डीपी के थ्रू ही करोगे, उन्हीं के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करोगे आप। उसके बाद वो कंपनी आपको डीमेट अकाउंट में अलॉटमेंट कर देगी आपके जिस डीमेट अकाउंट में। लेकिन वो आपने डीपी के थ्रू अप्लाई करा तो शेयर्स आपके नाम पर रजिस्टर नहीं होते, मैंने तुम्हें बताया था डिपॉजिटरी के नाम पर रजिस्टर होते हैं, तो उनका नाम आ जाएगा रजिस्टर्ड ओनर में। तो कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर होल्डर आप नहीं बनोगे, वो बनोगे, रजिस्टर्ड ओनर वो है एनएसडीएल सीडीएसएल। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि बेनिफिट सारा आपको देना है, पैसा आपका लगा है, तो अल्टीमेटली सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। शेयर्स क्रेडिट आपके अकाउंट में होंगे, रजिस्टर उनके नाम से होंगे। तो आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो रजिस्टर्ड उनके नाम से, तो रजिस्टर्ड ओनर होगा, लेकिन अल्टीमेटली सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आपके होगा बेनिफिशियल ओनर। और मैंने तुम्हें बताया था कि आप सारे लोगों का रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन नहीं करती, कंपनी के रिकॉर्ड में तो एनएसडीएल सीडीएसएल रहता है। आप लोगों का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करते हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल मेंटेन करते हैं। इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करते हैं, बेनिफिशियल ओनर्स का एनएसडीएल सीडीएसएल मेंटेन करते हैं। तो अगर एक बेनिफिशियल ओनर दूसरे बेनिफिशियल ओनर को शेयर बेचेगा तो कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के रिकॉर्ड में तो आज भी मालिक कौन है, डिपॉजिटरी या रजिस्टर्ड ओनर में। बस डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयर्स डेबिट हो जाएंगे, आपके अकाउंट से सामने में क्रेडिट हो जाएंगे, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में चेंज आएगा, कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं आता। ठीक है जी, ये एक चीज है। ऑल्दो हर साल ना अपडेटेड लिस्ट, ऑल्दो हर साल बेनिफिशियल ओनर्स की भी अपडेटेड लिस्ट कंपनी को फाइल की जाती है डिपॉजिटरी के थ्रू, तो कंपनी को बाद में हर साल के आने पे तो पता लग जाता है, लेकिन साल के बीच में कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं डेली बेस का काम है, तो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी इतना ध्यान नहीं देती। कंपनी के रिकॉर्ड में तो एनएसडीएल सीडीएसएल ही है, लेकिन हर साल अपडेटेड लिस्ट वैसे कंपनी फाइल करती है स्टॉक एक्सचेंज, वो उसको हर साल अपडेटेड एनएसडीएल सीडीएसएल फाइल करते हैं कंपनी को कि इनके रिकॉर्ड में कितने आए थे बेनिफिशियल ओनर, कितने गए, किसने किसको बेचे, वगैरह वगैरह, वो फाइल करती है। चलो, ये थी लिस्ट, ये था पूरा बेस डिपॉजिटरी सिस्टम का। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर वहीं तक रखते हैं, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। ठीक है जी। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।